देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम यस मैम। अच्छा देखो हम लोग AS12 जो है वो स्टार्ट किए थे, ठीक है। AS12 जो रिलेटेड विद गवर्नमेंट ग्रांट था वो स्टार्ट किए थे, वो आज कंप्लीट कर लेंगे। एक बार हम जस्ट बता देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अगर हम लोगों को गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके लिए AS12 था, ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब क्या क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंटरनेशनल, नेशनल, म्यूनिसिपैलिटी मतलब लोकल लेवल गवर्नमेंट, नेशनल, इंटरनेशनल सभी यहाँ पर कवर होते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब कोई असिस्टेंस जो हमें मिल रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, जो कि कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, ठीक है। और ये ग्रांट लेकिन ऐसे ही नहीं मिलता है, ग्रांट तभी मिलता है जब कुछ सर्टेन कंडीशंस को हम लोग फुलफिल करते हैं गवर्नमेंट के साथ एक्ट पर, मतलब उनका जो कंडीशन है ग्रांट लेने का उसके साथ एक्ट पर होना पड़ेगा, तभी जाके हमें वो सब्सिडी या ग्रांट मिलेगा। अब वो कंडीशन जो है फ्यूचर में फुलफिल करना है ऐसा भी हो सकता है, या फिर पहले कर लेना है, या फिर अभी थोड़ा फुलफिल हुआ है फ्यूचर में करना है, ऐसा भी हो सकता है। रिकॉग्निशन मतलब किस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर है कि रीजनेबल एश्योरेंस हो कि हमें ग्रांट मिल रहा है, और ग्रांट मिलने पे हम लोग को कंप्लाई विथ होना पड़ेगा जो भी कंडीशन अटेस्ट है वो ग्रांट को लेने के लिए, ठीक है। उसके साथ एक्ट पर होंगे तभी ग्रांट मिलेगा, तभी हम लोग उसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। और यहाँ पर दो पॉइंट था जिसके साथ ये स्टैंडर्ड डील नहीं करता है। यहाँ पर है असिस्टेंस गवर्नमेंट से अगर मिल रहा है अदर देन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। गवर्नमेंट से ही हम लोग को असिस्टेंट मिल रहा है लेकिन वो ग्रांट नहीं है, तब नहीं यहाँ पर जो है इसका ट्रांजैक्शन मतलब इसका AS12 के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। और गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज, अगर एंटरप्राइज का ओनर ही गवर्नमेंट है, आप बोल रहे हैं हम अपने इस मान लो ABC लिमिटेड का ओनर ही है गवर्नमेंट, मतलब उसका भी होल्डिंग है, और ओनरशिप के तरह मतलब 50% मोर देन 50% होल्डिंग है, तो नहीं चलेगा, ठीक है। तब अगर गवर्नमेंट कोई ग्रांट दे रहा है तो नहीं, उसका यहाँ पर AS12 में एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगा। अच्छा फिर यहाँ पर देखो हम लोगों ने पढ़ा था 4 तरीके से ग्रांट को डिवाइड किया जाता है। एक है रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, रिलेटेड टू रेवेन्यू, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट। जिसमें हम लोगों ने सिर्फ रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट पढ़ा था, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा दो मेथड होता है, ठीक है। अगर फिक्स्ड एसेट के लिए हम लोगों ने कोई ग्रांट रिसीव किया है तो हम लोग दो दो मेथड फॉलो कर सकते हैं। या तो हम लोग पूरे ग्रांट के वैल्यूज को, ग्रांट का जो वैल्यू हो रहा है उससे फिक्स्ड एसेट के वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर हम लोग मेथड 2 में दो तरीके का हो सकता है। यहाँ पर मेथड 1 में डिप्रिशिएबल एसेट हो तो भी ऐसे होगा, नॉन डिप्रिशिएबल में भी ऐसे ही होगा। लेकिन मेथड 2 में अगर डिप्रिशिएबल एसेट और नॉन डिप्रिशिएबल है तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग होता है। नॉन डिप्रिशिएबल जैसे कि लैंड, ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा पूरा का पूरा ग्रांट का वैल्यू। और अगर डिप्रिशिएबल है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड इनकम के हिसाब से सिस्टमेटिक वे में राइट ऑफ करते जाना पड़ेगा। सिस्टमेटिक वे क्या होगा, डिप्रिशिएशन का जो यहाँ पर रेशियो बनेगा उसके हिसाब से, ठीक है। आज हम लोग ये बाकी ये 3 जो है ग्रांट इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले देखो यहाँ पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन होमवर्क में लिया था, ये बता देते हैं, जो कि हम लोग का पहले वाले पॉइंट से ही रिलेटेड था, ठीक है। और रिफंड भी मैंने बता दिया था, रिफंड भी मैंने बता दिया था, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं इलास्ट्रेशन 6 और 7, ये मैंने बोला था कि होमवर्क के लिए कर सकते हो, तो ये बता देते हैं इलास्ट्रेशन 6 और इलास्ट्रेशन 7। 1 हो गया था हम लोग का, 2 भी हो गया था, 3 बाकी है, बता देंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो बोल रहा है जेड लिमिटेड परचेज फिक्स्ड एसेट पर 50 लाख। जेड लिमिटेड ने 50 लाख से फिक्स्ड एसेट जो है परचेज किया है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स, जिसका यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स विद सैल्वेज वैल्यू ऑफ 5 लाख, सैल्वेज वैल्यू है 5 लाख। ऑन परचेज ऑफ द एसेट्स गवर्नमेंट ग्रांट इट ग्रांट फॉर 10 लाख। अच्छा, तो 10 लाख का ग्रांट मिला है। दिस अमाउंट वाज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट, मतलब मेथड 1 फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन बोल रहा है मतलब मेथड 1 फॉलो हो रहा है। देखो हम लोग को तो मेथड 1 2 नहीं बता देगा, हम लोग को खुद से समझना पड़ेगा पढ़ के, क्योंकि जो कंसेप्ट मैंने पहले ही बताया। गुड मॉर्निंग इनकी।
गुड मॉर्निंग मैम। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है ग्रांट वाज कंसिडर्ड एज रिफंडेबल, ग्रांट रिफंड करना पड़ सकता है इन द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू द एक्सटेंड ऑफ 7 लाख। अच्छा, बोल रहा है कि 7 लाख ग्रांट रिफंड करना पड़ रहा है सेकेंड ईयर के एंड में। क्यों करना पड़ रहा होगा? जरूर इन्होंने जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं किया होगा जिस कंडीशन पे ग्रांट इनको मिला था। पास जर्नल एंट्री फॉर द रिफंड ऑफ द ग्रांट। अगर ग्रांट रिफंड हो रहा है तो हम लोग को क्या जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा? वो तो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। हम लोग को क्या क्या चेक करना पड़ेगा? पहले देखो ग्रांट किस चीज का था? स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट का था। ठीक है, तो हम लोग का अगर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट का है, हाँ, ये देखो स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट है और ग्रांट मिला है, डिडक्शन किया हुआ है वैल्यू ऑफ एसेट से। कैसे पता चला? क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है ना। दिस अमाउंट वाज रिड्यूस्ड। गुड मॉर्निंग सुनील। गुड मॉर्निंग मैम। देखो दिस अमाउंट वाज रिड्यूस्ड, कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन? ये रहा, देखो बोला हुआ है दिस अमाउंट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट, मतलब मेथड 1 है। और मेथड 1 में अगर हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया था स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट का और ग्रांट हमें रिफंड करना पड़ रहा है, तो एंट्री क्या होगा? पहले हम लोग को बुक वैल्यू ऑफ द एसेट का बुक वैल्यू जो है उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा रिवाइज्ड बुक वैल्यू से प्रोस्पेक्टिवली, मतलब इसके बाद से, जैसे पहले जैसे हुआ था अब इसके बाद जो हम लोग का नया बुक वैल्यू ऑफ एसेट हो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था लास्ट दिन। ठीक है, तो ये देखो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहले है ग्रांट रिफंड करना है कितना? 7 लाख तक का। तो इसका एंट्री क्या होगा? तो 7 लाख से फिक्स्ड एसेट का वैल्यू को हम लोग बढ़ा देंगे। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ग्रांट रिफंड करना है तो टू बैंक लिखेंगे। और इस पे भी मैंने एक तुम लोग को नोट बताया था कि अगर हम लोग को ये बताया नहीं है कि कितना ग्रांट रिफंड करना है, फुल्ली और पार्शियली, ठीक है, जैसे यहाँ पर 7 लाख ही बोला है क्योंकि ग्रांट तो पूरा कितने लाख का था? 10 लाख का। 7 लाख रिफंड करने बोला है, मतलब इन पार्ट। देन क्वेश्चन फॉलो द क्वेश्चन, तो हम लोग 7 लाख ही फॉलो करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो फुल्ली रिफंड मान के हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखो लिख देते हैं ग्रांट रिफंड जितना हो रहा है उतने से फिक्स्ड एसेट के वैल्यू को हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 7 लाख टू बैंक, यहाँ पर हो जाएगा 7 बी being government grant on asset refunded। रिफंड होने पे इस तरह से हमें एंट्री करना पड़ेगा। और हमें कुछ बोला है, देखते हैं, पास जर्नल एंट्री फॉर द रिफंड ऑफ द ग्रांट। सिर्फ रिफंड का एंट्री करने बोला है। अगर डिप्रिशिएशन का भी एंट्री करने बोलेगा तो ही हम करेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्यों करें? तो यहाँ पर बस इतना ही करने बोला है। अगर डिप्रिशिएशन दिखाना है तो हम लोग दिखा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एसेट कितने का था? पहले एसेट 50 लाख का था और हम लोगों ने ग्रांट मिला था हम लोग को 10 लाख, तो हम लोगों ने मेथड 1 फॉलो किया था तो एसेट का वैल्यू 40 लाख कर दिया होगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम लोगों ने डिप्रिशिएशन चार्ज किया होगा। और सैल्वेज वैल्यू कितना है? 5 लाख और ईयर यूजफुल लाइफ है 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 35/5, मतलब 7 लाख करके डिप्रिशिएशन होगा। अब रिफंड कब हो रहा है? सेकेंड ईयर में, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? ये देखो 40 लाख का एसेट और इस पे पहले साल 7 लाख का डिप्रिशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा? 33 लाख। ठीक है, 33 लाख ये फर्स्ट ईयर। फिर सेकेंड ईयर में बोल रहा है कि सेकेंड ईयर में हम लोग रिफंड कर रहे हैं अपना 7 लाख का ग्रांट, तो इसके मतलब यहाँ पर डिप्रिशिएशन अभी कैसे चार्ज होगा? इसमें 7 लाख ऐड हो जाएगा तो 40 लाख का फिर से बन जाएगा। ठीक है, एसेट फिर से 40 लाख का बन जाएगा, तो हम लोग का डिप्रिशिएशन कैसे चार्ज होगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो 40 लाख का बन जाएगा एसेट। अब इस पे डिप्रिशिएशन कैसे चार्ज होगा? 40 लाख माइनस सैल्वेज वैल्यू, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ ईयर से ये कम हो जाएगा क्योंकि एक साल यूज हो गया तो ये 4 हो जाएगा, तब ऐसे हो जाएगा। ये देखो 40 लाख माइनस यहाँ पर कितना? 5 लाख, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4 ईयर, तो ये हो जाएगा 35/4, ऐसे करके होगा। जबकि ये पूछा नहीं है ना, ये पूछा नहीं है हम लोगों को कि किस तरीके से हमें डिप्रिशिएशन का एंट्री करना है या फिर डिप्रिशिएशन का अमाउंट क्या होगा। अगर पूछेगा तो ही हम लोग करेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है। और इस तरीके का क्वेश्चन देखो हम लोगों ने लास्ट दिन किया था ना, ये देखो वैल्यू बढ़ा देना है, फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से डिप्रिशिएशन का अमाउंट आ रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया इलास्ट्रेशन 7, ये मैंने होमवर्क दिया था 6। ठीक है, अब 7 वाला करते हैं। इलास्ट्रेशन
सेम। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है ए फिक्स्ड एसेट इज परचेज्ड फॉर 20 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड टुवर्ड्स इट इज 8 लाख। तो फिक्स्ड एसेट है मतलब पहला वाला, ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था स्पेसिफिक ग्रांट के ऊपर। 6 लाख 20 लाख का एसेट है, ग्रांट मिला है 8 लाख। रेसिडुअल वैल्यू मतलब सैल्वेज कितना है 4 लाख, यूजफुल लाइफ 4 इयर्स, एज्यूम डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Good morning, ma'am. assume depreciation on the basis of straight line method, ठीक है। और वैसे भी जो इंफॉर्मेशन दिया है वो स्ट्रेट लाइन का ही है, हम लोग इसे WDV तो कर नहीं सकते हैं। एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट नेट ऑफ ग्रांट, तो कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है बता सकते हो। एसेट बैलेंस शीट में दिखता है नेट ऑफ ग्रांट, मतलब ग्रांट लेस करने के बाद जो वैल्यू बचता है उस पे एसेट का वैल्यू दिखाया जाता है। तो ये कौन सा मेथड है, मेथड 1 है कि मेथड 2 है? बोलो मेथड 1 है कि मेथड 2 है? नेट ऑफ ग्रांट का मतलब फर्स्ट मेथड है। हाँ, मतलब कौन सा, मेथड 1 या मेथड 2? मतलब ये वाला पता नहीं, मेथड 1 है ना, मेथड 1 हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन कंडीशन, पास जर्नल एंट्रीज फॉर 2 इयर्स। 2 साल के लिए हम लोग को जर्नल एंट्री पास करके दिखाना है, और रिफंडेबल हुआ है कितना 5 लाख ड्यू टू नॉन कंप्लायंस, ठीक है, नॉन कंप्लायंस के वजह से रिफंड हुआ, ठीक है। तो इसका हम लोग 2 साल का एंट्री करके दिखाते हैं। तो एसेट का परचेज कॉस्ट यहाँ पर लिखते हैं, देखो कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक बार लिख लेते हैं सारा डेटा, तो याद करने में जो है आसानी हो जाएगा। 20 लाख का। अच्छा, अब यहाँ पर ग्रांट मिला है 8 लाख, ठीक है, तो ग्रांट मिल रहा है 8 लाख, ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू 4 लाख, रेसिडुअल वैल्यू ये है 4 लाख, और यूजफुल लाइफ 4 ईयर, यूजफुल लाइफ 4 ईयर। रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है, रिफंड करना पड़ रहा है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। रिफंड कब हो रहा है, रिफंड आफ्टर 1 ईयर। बस हम लोगों को कितना रिफंड अमाउंट 5 लाख, रिफंड अमाउंट 5 लाख, रिफंड अमाउंट 5 लाख। हम लोग को क्या करना है, इसका 2 साल का एंट्री करके दिखाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर ईयर 1 पहला एंट्री, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना हो जाएगा 20 लाख, ठीक है। पहले हम लोग खरीद रहे हैं, इन लाख लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इन लाख। तो 20 लाख करके हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट जो है 20 लाख का खरीदा है। अब हम लोगों को जब ग्रांट मिला है तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। जैसे कि मैंने बोला था, तुम लोग 2 तरीके से कर सकते हो, बैंक अकाउंट टू गवर्नमेंट ग्रांट, देन गवर्नमेंट ग्रांट टू फिक्स्ड एसेट, या फिर नेट एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, एक ही बात है, ठीक है, दोनों ही सही है। ये मैंने लास्ट दिन भी बोला था, ठीक है। अब नरेशन लेकिन लिखना पड़ेगा, हम अभी नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया ग्रांट का वैल्यू 8 लाख। अब नेक्स्ट यहाँ पर डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, बोलो कितना डिप्रिशिएशन चार्ज, डिप्रिशिएशन का अमाउंट कौन बता सकता है, बोलो डिप्रिशिएशन कितना चार्ज होगा, डिप्रिशिएशन टू फिक्स्ड एसेट, डिप्रिशिएशन का वैल्यू बता सकते हो कितना होगा। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, डिप्रिशिएशन पर एनम, ये सब तो आसान चीज है। कॉस्ट माइनस, हाँ बोलो 2 लाख, हाँ सही बात। स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो कॉस्ट कितना मानेंगे, देखो 20 लाख में 8 लाख का ग्रांट मिल गया, तो 20 माइनस 8 ये कॉस्ट हो गया, ठीक है।
अच्छा स्क्रैप वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ना, नहीं तो 0 मानना पड़ता है। 4 हो गया, ठीक है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ये भी गिवन है, कितना है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, क्या चला गया 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 4 कितना होता है 8, 8 लाख बाई 4 ईयर्स, तो ये हो गया 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लाख का डिप्रिसिएशन, 2 लाख का डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया। अब ये डिप्रिसिएशन पीएल में जाएगा, ये अभी ईयर 1 ही चल रहा है हम लोग। पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन 2 लाख नैरेशन, लेकिन लिखना पड़ेगा, अगर नैरेशन नहीं लिखोगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि देखो जब भी जर्नल एंट्री होता है नैरेशन करना जरूरी है। ईयर 2 या फिर सेकेंड ईयर, मैंने यहाँ पर क्या ईयर 1 ही लिखा है तो इसको ईयर 2 लिख देते हैं। अब ईयर 2 में फर्स्ट एंट्री क्या होगा, फर्स्ट एंट्री है कि हम लोगों को यहाँ पर देखो आफ्टर 1 ईयर ही हमें रिफंड करना पड़ेगा, तो रिफंड का एंट्री करेंगे, क्योंकि 1 साल बाद ही रिफंड करने बोला है, मतलब डिप्रिसिएशन वगैरह भी नहीं दिखा सकते, तो डिप्रिसिएशन दिखाने का मतलब है तो नेक्स्ट ईयर खत्म हो जाना, लेकिन 1 ईयर खत्म होने के बाद उसी को बोला जाता है आफ्टर 1 ईयर, तो रिफंड हो रहा है, तो रिफंड का एंट्री क्या लिखेंगे, रिफंड करें मतलब पैसा देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा टू बैंक, कितना देना पड़ रहा है अप टू 5 लाख तक, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग मेथड 1 फॉलो किए हैं, तो रिफंड का रूल्स क्या होता है, जब मेथड 1 फॉलो करते हैं पहले बुक वैल्यू ऑफ द एसेट को इंक्रीज कर देंगे, कितने वैल्यू से, जितना रिफंड करना पड़ रहा है, तो फिक्स्ड एसेट बढ़ जाएगा उतने से, तो यहाँ पर हो जाएगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 5 लाख, ठीक है, इतना रिफंड हो गया। अच्छा रिफंड हो गया तो क्या इसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज होना बंद हो जाएगा, नहीं डिप्रिसिएशन तो अपना चार्ज होगा, लेकिन वैल्यूएशन अलग हो जाएगा, मतलब डिप्रिसिएशन का अमाउंट अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, बस कैलकुलेशन हम लोग को चेक करना पड़ेगा कितना होगा डिप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और ये डिप्रिसिएशन पीएल में भी चार्ज हो जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो पहले ये निकाल लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये देखो इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट 2 बना लेते हैं, इसको वर्किंग नोट ना 1 बना लेना चाहिए, ये जो मैंने यहाँ पर करके दिखाया ना ये वर्किंग नोट 1 होगा, लेकिन इसको ये मिडिल में करना नहीं है, ठीक है, इसका प्रेजेंटेशन सही रखना है, मैंने अभी यहाँ पर कर दिया, वर्किंग नोट 2 को हम यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट यहाँ पर पूरा करके दिखाते हैं, देखो 20 लाख था, किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट 20 लाख था, ठीक है, फिर यहाँ से लेस करेंगे ग्रांट 8 लाख, तो ये हो गया 12 लाख, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन पहले बार हुआ 2 लाख, ठीक है, 2 लाख कैसे आया 12 लाख माइनस यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 लाख बाई 4 ईयर्स, ठीक है, तो ये हो गया 2 लाख, तो यहाँ पर वैल्यू बचा 10 लाख। अब सेकेंड ईयर में मतलब फर्स्ट ईयर के बाद क्या हुआ, रिफंड करने का बात आया, तो रिफंड करने से एसेट का वैल्यू बढ़ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे रिफंडेबल, रिफंड, रिफंड लिख देते हैं, ठीक है, अमाउंट रिफंडेबल, तो अमाउंट रिफंडेबल है 5 लाख, तो 5 लाख से एसेट का वैल्यू बढ़ा देना है, देखो एंट्री भी वही बता रहा है फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर हो गया 15 लाख। अब जब भी डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, ये मेरा बुक वैल्यू ऑफ द एसेट हो गया 20 लाख की जगह, अब हम लोग डिप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो 15 लाख के बेसिस पे करेंगे, तो 15 लाख कॉस्ट माइनस 4 लाख सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन 1 साल डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, तो यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स में 1 ईयर चला गया तो बचेगा 3 ईयर, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 11 लाख बाई 3 तो कितना आएगा, ये आ रहा है कुछ 3.66, मतलब 3.67 ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.67 लाख, 3.67 लाख, यहाँ भी 3.67, 3.67, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन किया भी था, तो ये हो गया, और मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था वो भी कर सकते हो तुम लोग। डिप्रिसिएशन अभी तक 2 लाख चल रहा था, ठीक है, नया वैल्यू एडेड हुआ है 5 लाख का, तो अब ये 5 लाख पे हम लोग कर सकते हैं 5 लाख, ये देखो 5 लाख, और हम लोगों का यहाँ पर जो है स्क्रैप वैल्यू 4 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर अगर हम लोग 3 कर देते हैं, तो ये जो पॉइंट आया इसके साथ ऐड कर देंगे ये 2 लाख, तो भी हो जाएगा, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करो, यही आसानी रहेगा, ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने वैल्यू से हम लोग का एसेट बढ़ा है उतने वैल्यू से हम लोग जो है डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं, ऐसे भी
हाँ ये वैल्यू होगा, ये देखो यहाँ पर तब हम लोग को स्क्रैप नहीं लगाना है। अगर हम लोग शॉर्टकट करना चाहते हैं, अभी तक तो 2 लाख चल रहा था 12 लाख के हिसाब से, तो एक्स्ट्रा 5 लाख हम लोग जो ऐड कर रहे हैं अभी, उस पे डिप्रिशिएशन जो लगेगा उस पे स्क्रैप माइनस नहीं होगा एक्चुअली, तब तो डबल माइनस हो जाएगा ना। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, 5 लाख डिवाइडेड बाई 3 करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 1.66 आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने वैल्यू बढ़ा लिया अपने एसेट का उससे 1.67, और पहले कितना था 2 और अभी 1.67, मतलब 3.67 करके डेप्रिसिएशन लग रहा है करेंटली, ठीक है। अब इस तरह से लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं है, ये अगर नहीं समझ में आता है मत करो, ये शॉर्टकट है, ऐसे कर सकते हो, ये तो आसानी से समझ में आता है। अच्छा, हम लोग का देखो दो जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इलास्ट्रेशन 6 और इलास्ट्रेशन 7। इसके बाद हम लोग इलास्ट्रेशन 7 तो हो गया, इसके बाद हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन 8 करेंगे। इलास्ट्रेशन 8 जो है ये भी हम लोग का पिछले कंसेप्ट के तरह ही है, लेकिन यहाँ पर WDV है, ठीक है। अभी तक हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन दिखा रहे थे, अभी WDV वाला मेथड आ जाएगा। देखो क्या बोला है, on 1/4/2001 ABC Limited received government grant 300 lakh for the acquisition of machinery costing 1500 lakh। जब भी मशीन बोल रहा है मतलब स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट मिला है, ये बात डिसाइड हो गया। द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगर ग्रांट को क्रेडिट किया गया है कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो मुझे बताओ कौन सा मेथड लिया गया है। ग्रांट को क्रेडिट किया गया है मतलब क्या, टू गवर्नमेंट ग्रांट हुआ है, और फिर डेबिट किसको किया गया है, फिक्स्ड एसेट को डेबिट किया गया है। तो ये कौन सा मेथड हुआ, इसका मतलब ये एंट्री कब होता है, ये कौन सा मेथड हुआ। हर एक जगह पे अलग अलग लैंग्वेज रहेगा, हम लोग को समझ के बताना है, बोलो। कौन से मेथड में हम लोग फिक्स्ड एसेट को डेबिट करने का मतलब तो उसके वैल्यू को कम करना, जितना ग्रांट मिल रहा है उसके हिसाब से। फर्स्ट मेथड। हाँ फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट मेथड। फिर द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉल। अब हमें हमेशा एक ही लैंग्वेज नहीं देगा, लेकिन पढ़ के अगर कंसेप्ट समझ में आए तो लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाएगा। द लाइफ ऑफ द मशीन 5 years। द मशीन इज डेप्रिशिएटेड 20% ऑन WDV। अभी तक WDV नहीं मिला था हम लोग को, ठीक है। हम लोग जब भी कर रहे थे एज्यूम्ड स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बोला गया था, और जो भी इंफॉर्मेशन था वो स्ट्रेट लाइन के लिए ही था। The company had to refund the grant in May 2004 due to non-fulfillment of certain condition। तो रिटर्न करना पड़ रहा है, कुछ कंडीशन वायलेट किया इन्होंने। How you would deal with the refund of the grant in the books of ABC, assuming that the company did not charge any depreciation for the year 2004। बोल रहे 2004 में कंपनी ने कोई डिप्रिसिएशन अगर चार्ज नहीं किया है, ऐसा बात क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो ये रिफंड का डेट जो है ना, ये स्टार्टिंग में नहीं बता रहा है। बाकी क्वेश्चन में ना हम लोग ये मान लेते, जैसे बोला आफ्टर 1 ईयर, तो हम लोग मान लेते 1 साल बाद ही रिफंड हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में ही, ईयर के स्टार्टिंग में हो रहा है। लेकिन ये जो है इनका वैसे तो अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होता है, अप्रैल से, ये देख के पढ़ के तो पता चल रहा है ना। तो अप्रैल टू मार्च, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं मई में रिफंड हो रहा है। तो मई जो है, अप्रैल टू मार्च, फिर ये कब का होगा, फिर 2001, और ये हो जाएगा 2002। ये देखो, ये देख के पता चल रहा है ना। फिर अप्रैल टू मार्च, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2002, ये हो गया 2003। फिर हो जाएगा अप्रैल टू मार्च, तो यहाँ पर हो जाएगा 2003 से लेके 2004। लेकिन अप्रैल में मई, अप्रैल मई, ठीक है, मतलब मई में रिफंड हो रहा है, मतलब इस साल में यहाँ पर नहीं, ये तो अप्रैल, ये 2003 है, यहाँ पर रिफंड होगा मार्च अप्रैल मई, मतलब इसके बाद वाले ईयर में, ठीक है, इसके बाद वाले ईयर में रिफंड होगा। अच्छा, तो कितना बार डेप्रिसिएशन लगेगा, 3 बार लगेगा, है ना, 3 टाइम्स लगेगा। कैलकुलेशन देखो, यहाँ पर x1 मतलब 01 मान, 2001 के तरह एक बार सोच लो, x1 लिखा हुआ है तो इसको 2001 मान के तो हम लोग एजम्पशन लेके सोच सकते हैं ना। तो 1 2 2 3 3 4, तो ये मार्च 2004 आया, ठीक है, अगर ये 2000 मान लेते हैं एक बार। लेकिन हमें बोल रहा है मई 2004 में रिफंड होगा, तो इसके बाद फिर से अप्रैल टू मार्च, तो ये 2004 से 2005 हो जाएगा। अब ये हो गया अप्रैल 2004 मई 2004, तो यहाँ पर रिफंड होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर रिफंड होने वाला है, मतलब 3 इयर्स जो है डिप्रिसिएशन वगैरह सभी एज इट इज लग रहा था। 3 इयर्स में ग्रांट का कोई भी रिफंड नहीं हुआ, यहाँ पर जाके रिफंड होगा।
अब बोल रहा है कि कंपनी, क्योंकि ईयर स्टार्ट होने के 1 मंथ बाद रिफंड किया है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर ये एजम्पशन ले लो कि कंपनी ने उस साल, मतलब ये साल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। अगर लगाता, अभी तो 1 मंथ का ही लगाता, क्योंकि 1 मंथ यूज करने के बाद ग्रांट रिफंड हो रहा है। अगर लगाता तो 1 मंथ का लगाता, नहीं लगाया है तो हमें ये नहीं कंसिडर करना है। लेकिन अगर लगाएगा तो 1 मंथ का लगाएगा, तो हम दोनों ही बता देंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करते, जैसे यहाँ पर है नहीं कि अगर लगा देता है, अगर कंपनी ऐसे बोलती है कि मई 2004 में रिटर्न हो रहा है, तब तक का डिप्रिशिएशन लगाओ, तो 1 मंथ का हमें लगाना पड़ेगा। तो उसमें आंसर क्या होगा, पहले जो क्वेश्चन उसके हिसाब से आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला भी बता देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक एक पॉइंट जो हम लोग लिख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 8, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रांट रिसीट, कॉस्ट ऑफ एसेट, यही सब इंफॉर्मेशन रहता है। लाइफ ऑफ मशीन, मशीन काफी यूज होती है आपने। 300 लाख का ग्रांट मिला है, मशीन 1500 लाख। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एसेट 1500 लाख। अच्छा, उसके बाद लाइफ है 5 इयर्स, लाइफ है 5 इयर्स, और डिप्रिशिएशन लगाना है परसेंटेज ऑफ WDP 20% और WDP, ठीक है। और रिफंड होगा 20x4, ठीक है। इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए 2004 मतलब एजम्पशन के साथ करो, तो क्वेश्चन आसानी से ईयर जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हम लोग को बोला है कैसे हम लोग इनके अकाउंट में ये दिखाएंगे और डिप्रिशिएशन दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को ना एंट्री करने नहीं बोला है कि जर्नल एंट्री दिखाओ, तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाना है कि हाउ यू वुड डील विद द रिफंड ऑफ द ग्रांट इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो एक चीज बता देते हैं, जब हमें एंट्री नहीं करने बोलेगा ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा सा इसमें एंट्री में क्या होता है, एंट्री से स्टार्ट करते हैं तो पूरा डिटेल्स पे समझ में आता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसको सिर्फ हम लोग जो है स्टेटमेंट फॉर्मेट में दिखा देंगे। लेकिन तुम लोग चाहो तो थोड़ा सा आंसर के स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट अमाउंट रिफंड जो होता है वो हम लोग फिक्स्ड एसेट में क्या करते थे, उतने वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब ये वाला लैंग्वेज, इंक्रीज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एंड आफ्टर दैट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ रिवाइज्ड बुक वैल्यू प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। ये वाला चीज जो है स्टार्टिंग में तुम लोग लिख सकते हो। हम यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं किस तरीके से होगा। तो ये देखो 1 अप्रैल 2001, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन हो जाएगा 1500, ये लिख देते हैं इन लैख, 1500 लेस कर देंगे ग्रांट। अच्छा, ग्रांट है 300, 1200, ठीक है 1200। फिर यहाँ पर हम लोग चार्ज करेंगे डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन कब का चार्ज होगा, 31 मार्च, और ये X1 है तो यहाँ X2 लिखेंगे, ठीक है। जैसे 2001 से लेकर 2002, तो डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, यहाँ पर बता दिया है 20% करके। तो अब WDV में चार्ज करेंगे, तो 1200 का 20% हो जाएगा हम लोग का 240। तो चेक कर लो कितना होता है। 960, ये कब का वैल्यू आ जाएगा, 14x2 है ना, स्टार्टिंग ऑफ द 2002। अच्छा, फिर इस पे डेप्रिसिएशन होगा और ईयर क्या लिखेंगे 31 मार्च, और ये X2 है तो ये X3 करेंगे, ठीक है। 960 पे 20%, 960 पे 20%, तो ये हो गया 192, 192 हो जाएगा। 192 माइनस 960, तो ये हो गया 768, ये 14,2003 का हो जाएगा, ठीक है। 14,2003, फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2004 हो जाएगा, ठीक है। तो 768, इस पे हम लोग 20% लगाएंगे, ठीक है। तो 153.60, 153.60 माइनस 768, तो ये वैल्यू हो गया 614.40। ये कब का आ गया, 14
2004 का, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि मई में रिफंड होगा लेकिन उस साल में कोई डिप्रिशिएशन नहीं लगेगा, तो इसके बाद डिप्रिशिएशन लगता 31 मार्च 2005, लेकिन क्वेश्चन में बता दिया है कि जिस साल रिफंड हो रहा है उस साल कोई डिप्रिशिएशन नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मेथड 1 फॉलो हो रहा है, तो रिफंड करने पे हम लोग क्या करते हैं, एंट्री फिक्स्ड एसेट टू बैंक, तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है कितने अमाउंट से, रिफंडेड अमाउंट से, ठीक है। तो रिफंडेड अमाउंट कितना है, रिफंड करना है हम लोगों को, अच्छा अमाउंट यहाँ पर, अच्छा कुछ बोला नहीं है, अगर कुछ बोला नहीं है पूरा, ठीक है, रिफंड अमाउंट कुछ बोला नहीं है तो पूरा लेना पड़ेगा ना, ये मैंने लास्ट दिन भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी तुम लोग को दिखाया पॉइंट। तो रिफंड अगर हम लोगों ने अमाउंट नहीं दिया है, तुम लोग पूरा रिफंड दिखाएंगे, तो ऐड कर लो, ये वैल्यू हो गया 600, ये क्या 600 कैसे होगा, 914.40, ठीक है, ये हो गया हम लोग का रिवाइज्ड बुक वैल्यू, रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब मशीन भी लिख सकते हो, रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ एसेट, ये कैलकुलेट हो गया। अब अगर हम लोग डिप्रिशिएशन दिखाएंगे, अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, इसके बाद से जो डिप्रिशिएशन चार्ज होगा वो कैसे होगा, तो डिप्रिशिएशन फॉर 2004-5 अगर हम लोग ये चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है, 20x4 20x5 मतलब नेक्स्ट ईयर। अब डिप्रिशिएशन कैसे दिखेगा, डिप्रिशिएशन हो जाएगा, ये जो वैल्यू निकल के आया है 914.40, इस पे 20% लगाओ, WDV बोला है ना तो डायरेक्टली 20% लगाओ, ये तो कोई SLM नहीं बोला है कि इस पे हमें जो है कि स्क्रैप वैल्यू वगैरह लेस करना है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, इस पे डायरेक्टली 20% कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही हम लोग का डिप्रिशिएबल वैल्यू हो जाएगा 182.88 लाख, ठीक है, 182.88 लाख, ये अब से डिप्रिशिएशन चालू हो जाएगा, ये भी नहीं दिखाने बोला है हम लोग को, सिर्फ इतना ही दिखाने बोला है। देखो क्या बोला है, डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट, ग्रांट को कैसे हम लोग डील करेंगे, एज्यूमिंग दैट कंपनी कोई भी डिप्रिशिएशन अगर चार्ज नहीं कर रहा है 2004 में, तो इस तरीके से हम लोग ग्रांट को डील करेंगे, ये तो कैलकुलेटिव मोड में दिखा दिया, लेकिन हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पूरे बात को एक बार अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, कुछ टफ नहीं है, क्या लिखना पड़ेगा, हम और नहीं लिख पा रहे क्योंकि ये तो इंग्लिश, तुम लोग इसको जोड़ जोड़ के लिख देना, ठीक है। यहाँ पर करना कि हम लोग को इतना बोलना है कि अकॉर्डिंग टू AS12, अकॉर्डिंग टू AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, the amount refundable in respect of grant related to specific fixed asset, ठीक है। तो अमाउंट जो हम लोग रिफंड कर रहे हैं स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए जो हमें मिला है, वो हम लोग जब रिफंड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस वी शुड इंक्रीज द, ये देखो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी शुड इंक्रीज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, और हमें क्या करना पड़ेगा, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय द अमाउंट रिफंडेबल, ठीक है, ऐसे लिख दो, इंक्रीज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट बाय द अमाउंट रिफंडेबल, एंड आफ्टर दैट प्रोवाइड डिप्रिशिएशन ऑफ रिवाइज्ड बुक वैल्यू प्रोस्पेक्टिवली, बस यही चीज को जो है अपने आप लैंग्वेज में तुम लोगों को लिख देना है, हो जाएगा, लिख के फिर ये करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक समरी लिखना पड़ेगा कि हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और वो समरी तुम लोग जो अभी तक सीखे हो उसी को अपने लैंग्वेज में लिखोगे, यहाँ पर जो किए हो तो हो जाएगा, इसमें हम नहीं बता रहे, तुम लोग खुद से लिखो, तुम लोग का हैबिट होगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर प्रॉब्लम होगा तुम लोग पहले लिख के कोशिश करो, नहीं होता है तो इन दैट केस हम सोल्यूशन जो है लिखा हुआ वो भेज देंगे, उसको पढ़ के तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर लेकिन हम यहाँ पर एक जो पॉइंट करवाना चाहते हैं दैट इज, अगर हम लोग अगर 2004 का डिप्रिशिएशन चार्ज करते, क्योंकि मई में रिफंड हो रहा है, अगर चार्ज करते तो हम लोग का कैसा होता कैलकुलेशन, उस केस में हम लोग का कैलकुलेशन क्या होता, तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये हम लोग का सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पर्पस दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ऐसा हमें चेंजेस देते, तो देखो हम पूरा तो नहीं करें, यहाँ तक का करें, 1/4/2004 में हम लोग को एसेट का वैल्यू मिला है 614.40, 614.40। अब हम लोग डिप्रिशिएशन अगर चार्ज करते तो कितने दिन का करते, डिप्रिशिएशन हो जाता 20%, ऐसे दिखाते हैं, डिप्रिशिएशन फॉर 1 मंथ होता है ना,
सिर्फ मई का 1 मंथ। अब यहाँ पर भी ना एक प्रॉब्लम है, क्या है, क्योंकि हमें मई महीने का ये नहीं पता है कि 1 मई और 30 मई कितना 30 होता है कि 31 का होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल में 31 का होता है। ठीक है, अब यहाँ भी तो 2 पॉइंट आता है ना, क्या ये 1 तारीख का बात है कि 31 का है। अगर 1 तारीख का बात है तो एक ही मंथ का डिप्रिशिएशन लगेगा, क्योंकि मार्च के बाद सिर्फ अप्रैल का डिप्रिशिएशन लगेगा। लेकिन अगर ये 31 का बात है तो 2 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। ठीक है, तो कोई भी एक एजम्पशन के साथ हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये एजम्पशन ले रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ बोला नहीं, हम जस्ट सिखाने के लिए कर रहे हैं कि अगर ये 1 तारीख ही होता है, क्योंकि यहाँ 31 बोला नहीं है तो हम 1 तारीख का एजम्पशन ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 मंथ का डिप्रिशिएशन लगेगा, तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा डिप्रिशिएशन, 614.40 इंटू 20% इंटू 1/12 कैलकुलेट कर ली। 614.4 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया 10.24। ठीक है, तो इसके बाद वैल्यू बचेगा 614.40, तो मतलब 604.16 आ जाएगा। अब हम लोग इस पे रिफंड ऐड कर देंगे। ठीक है, तो रिफंड हो जाएगा हम लोग का जितना बोला है उतना ही। ठीक है, 300, तो यहाँ पर हो जाएगा 904.16, तो ये वैल्यू हो जाएगा 904.16 अगर हम लोग डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल करते हैं 1 मंथ के लिए। ठीक है, अब न्यू डेप्रिसिएशन कितना, मतलब न्यू डेप्रिसिएशन ये जो नया वैल्यू हो गया रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, इस पे डेप्रिसिएशन जो है 2004 2005 का कितना होगा, तब देखो कितना होगा 904.16 इंटू 20%, जैसे यहाँ किया था। लेकिन एक बात याद रखो, क्योंकि इस साल का 1 मंथ का डेप्रिसिएशन यहाँ पर एप्लीकेबल हो चुका है, तो यहाँ पर 11/12 का ही डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो 904.16 इंटू 20% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, तो ये वैल्यू हो जाएगा 165.7 165.7 होगा क्या, 762 है, हाँ 76 होगा। तो इसका मतलब टोटल डिप्रिशिएशन फॉर X4 X5 मतलब 2004-5 के लिए कितना हो जाएगा, ये 165.76 फॉर 11 मंथ्स, और ये वाला देखो 10.24, इसके पहले जो 1 मंथ का हम लोगों ने काउंट किया, तो वैल्यू निकल के आता है 176.002 176.002 आ रहा है। तो 002 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 176.00 लिखने से भी होगा। तो ये वाला पॉइंट ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन को इस तरह से मॉडिफाई करके भी दिया जा सकता है, या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है अगर 31 मई होता तो कुछ नहीं, तुम लोग खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो, यहाँ 2 मंथ्स लगा दो, 2 मंथ्स का डिप्रिसिएशन हो जाएगा, पूरा अप्रैल और पूरा मई। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज होगा, फिर उसमें ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, इस पे 300 ऐड करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर 11/12 के जगह यहाँ पर 10/12 हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी चेंज होगा, फिर दोनों को ऐड करके लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ तो आसान कर दिया था क्वेश्चन कि अगर इस मंथ में हम लोग इस साल अगर डिप्रिसिएशन चार्ज करते नहीं है कुछ भी रिफंड के पहले, जबकि रिफंड जो है ईयर स्टार्ट होने के 1 मंथ बाद हुआ है, तो भी इसका इम्पैक्ट मत दिखाओ, तो क्वेश्चन आसान है। लेकिन अगर दिखाने बोलेगा तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अच्छा, ये हम लोग का इलास्ट्रेशन 8 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो ग्रांट है वो स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग का जो ग्रांट था, ये स्पेसिफिक वाले पे जितना भी क्वेश्चन होना चाहिए सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटेड टू रेवेन्यू ग्रांट। ठीक है, रिलेटेड टू रेवेन्यू ग्रांट। अब इसका क्या बोला है, देखो अदर इनकम, इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, इसको बोल रहा है अदर इनकम की तरह ट्रीट करना है, और डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस, या फिर रिलेटेड एक्सपेंसेस से हमें डिडक्ट करके दिखाना है। ठीक है, ये बताया है। अच्छा, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। नेक्स्ट ग्रांट है हम लोग का रेवेन्यू ग्रांट। ठीक है, तो रेवेन्यू ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब ही होता है डे टू डे का। ठीक है, डे टू डे का जो मतलब इनकम या एक्सपेंसेस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू ग्रांट में हम लोग को क्या ट्रीटमेंट करने के लिए बोला है,
देखो, रेवेन्यू ग्रांट का मतलब जैसे कोई कंपनी जो है अपने लेबर का मेडिकल फैसिलिटी रख रही है, मतलब जिसको अगर हम लोग जिस्ट में बोले जैसे कि लेबर वेलफेयर, ठीक है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, कंपनी अगर अपने लेबर लोगों को मेडिकल फैसिलिटी वगैरह दे रही है, यानी कि लेबर वेलफेयर अगर दे रही है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट से इस बात का ग्रांट मिल रहा है कंपनी को, ठीक है। और ग्रांट क्यों मिलता है? जब कंपनी अपना कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है वो फुलफिल करेगी तभी मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर लेबर वेलफेयर के लिए इनको ग्रांट मिल रहा है, जैसे कि एग्जांपल दिखाते कैसे ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि किसी एक कंपनी कंपनी है, मान लो एबीसी लिमिटेड, इनका मेडिकल फैसिलिटी इन्होंने दिया है अपने एम्प्लॉय लोगों को, और इसके लिए इनका खर्चा हो रहा है सपोज 15 लाख रुपीज, ठीक है, 15 लाख रुपीज खर्चा हो रहा है, और इनको ग्रांट मिल गया, सारे कंडीशन फुलफिल करने की वजह से गवर्नमेंट से इनको ग्रांट मिल गया है सपोज 5 लाख, ठीक है, 5 लाख का ग्रांट मिल गया। तो अब ये इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? क्योंकि ये रेवेन्यू है तो ये पीएल में चला जाएगा, ठीक है। तो पीएल में हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? ये जो है मेडिकल फैसिलिटी का जो खर्चा है, ये मान लो 1 साल का है, ठीक है। ये जो है ये 1 ईयर के लिए है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दी है वो 5 लाख दिया है। तो दो ऑप्शन है, खर्चा जो है वो तो इधर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो टू यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, एक्सपेंस बोल के कितना रिकॉर्ड होगा? 15 लाख। टू एक्सपेंस बोल के यहाँ पर रिकॉर्ड होगा 15 लाख, इधर भी टू एक्सपेंस बोल के 15 लाख, जो पीएल में अपना रिकॉर्ड होता है वो तो होगा। अब हमें दो ऑप्शन दिया है, देखो क्या ऑप्शन दिया है यहाँ पर, अदर इनकम बोल के हम लोग दिखा सकते हैं। अदर इनकम मतलब इनकम साइड में दिखा दो ये रिसिप्ट ग्रांट को, तो यहाँ पर इनकम मतलब वही गवर्नमेंट ग्रांट लिख दो, ये इनकम साइड है, मैंने इनकम लिख दिया, तुम लोग अगर चाहो तो इसको मतलब इनकम ये क्या है, जी जी, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट। और ये एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस है मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी 15 लाख। एक तो ये कर सकते हैं, या फिर बोल रहा है डिडक्शन फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंसेस, इस एक्सपेंस से डिडक्ट कर दो, ठीक है, इस एक्सपेंस से डिडक्ट कर दो जो ग्रांट हमें मिल रहा है। तो 3 लाख का ग्रांट मिल रहा है, सॉरी 5 लाख का ग्रांट मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 लाख। एक ही बात है, ठीक है, यहाँ भी 10 लाख आ रहा है, ये दोनों को एडजस्ट करोगे तो भी 10 लाख आएगा। तो क्योंकि रेवेन्यू नेचर का ग्रांट है, तो हम लोग अदर इनकम दिखा सकते हैं, और अदर इनकम दिखा सकते हैं। देखो, एक्सपेंस तो हमारा वैसे भी रिकॉर्ड होने वाला था, अगर ग्रांट मिले या ना मिले, अगर हम लोगों ने ये मेडिकल फैसिलिटी दिया है तो ये एक्सपेंस तो पीएल में रिकॉर्ड होता है, लेकिन ग्रांट को कैसे रिकॉर्ड करें वो मेन बात है। तो ग्रांट को या तो अदर इनकम दिखा दो, या फिर ग्रांट को उसी रेस्पेक्टिव खर्चे से माइनस करके दिखा दो। नेट इफेक्ट एक ही जैसा आने वाला है, नेट इफेक्ट में कोई भी अलग हमें नहीं दिखेगा, कुछ भी अलग हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही ग्रांट मान लो, अगर हम लोग को ये ग्रांट 1 ईयर का मिला है, ठीक है, और हम लोगों ने खर्चा 1 ईयर का बोला है, अगर हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, सपोज हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग ये जो मेडिकल फैसिलिटी है, ये मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, मेडिकल फैसिलिटी will be provided for 5 years, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोग ये मेडिकल फैसिलिटी नेक्स्ट 5 इयर्स तक प्रोवाइड करेंगे, तो अगर हमें ग्रांट मिल रहा है उस हिसाब से, तो हमें कितना ग्रांट मिल जाएगा? तो हमें गवर्नमेंट ये बोलेगी, ठीक है, 1 साल के लिए हम लोग 5 लाख दे रहे थे, तो 5 साल के लिए हम लोग 5 लाख इंटू 5 यानी 25 लाख रुपीज आपको ग्रांट दे देंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ट्रीटमेंट क्या होगा? जैसे कि देखो, ये 1 साल का हम लोगों ने खर्चा दिखाया, सारे कंडीशंस फुलफिल किए, तो हमें ग्रांट मिला 5 लाख। अगर हम लोग ये बता रहे, गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन दे रही है, प्रपोजल दे रहा है कि हम लोग ये खर्चा अगले 5 साल तक करने वाले हैं, तो गवर्नमेंट अगर हम लोग सारा कंडीशन फुलफिल करते हैं तो वो भी हमें ग्रांट दे सकती है प्रोपोर्शनेटली। जैसे 1 ईयर के लिए 5 लाख, तो 5 इयर्स के लिए 25 लाख। तब हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अगर ऐसा हो रहा है
तो हम लोग इसको एक ही साल में, ये जो ग्रांट मिला इसे एक ही साल में हम लोग इनकम बोल के भी नहीं दिखा पाएंगे, या फिर इसको हम लोग इनकम से एक्सपेंस से डिडक्ट करके भी नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं दिखा पाएंगे? क्योंकि जब ये हम लोग का एक्सपेंस ही 1 ईयर का नहीं है, जैसे 5 साल तक का है, तो इसे हम लोग एक ही साल के इनकम या एक्सपेंस से डिडक्ट करके नहीं दिखा सकते। मतलब एक साल का बात करें, इनकम से डिडक्ट कर इनकम बोल के भी नहीं दिखा सकेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है, इसको हम एक ही बार पीएल में बाई इनकम बोल के 25 लाख नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये 1 ईयर का इनकम नहीं है। और एक्सपेंसेस को भी हम लोग कैसे दिखाएंगे? अगर एक्सपेंसेस मेरा 1 ईयर का 15 लाख है, तो 5 ईयर का 25 कितना हो जाएगा? 15 इंटू 5 75 लाख। तो क्या 75 लाख का एक्सपेंसेस एक ही बार में रिकॉर्ड कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है कि हम लोगों को मोर देन 1 ईयर का रिसीव हुआ है, तो हम लोग इसे डिफर्ड करके दिखाएंगे। डिफर्ड मतलब धीरे धीरे राइट अप करके दिखाएंगे। हम लोग एक साल में ये वाला नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, ईयर 1 में ही हम लोग ये ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर सकेंगे कि इनकम दिखा दिया 25 लाख, ये गलत हो जाएगा। पूरे साल में ही हम लोग ये इनकम 25 लाख या फिर एक्सपेंस से 25 लाख लेस करके नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस खर्चे को राइट ऑफ कर लेना पड़ेगा। देखो हम लोग का 25 लाख मिला है फॉर 5 ईयर्स, तो मतलब वही 3 लाख करके ही हम लोग को दिखाना पड़ेगा डेफर्ड करके। तो हम लोगों को डेफर्ड ग्रांट यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम ये कितना हो जाएगा? 15 लाख माइनस, सॉरी 15, ये 5 हो जाएगा, 25 लाख माइनस 5 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? 20 लाख। मतलब हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। तो जो हम लोग को ग्रांट मिला है वो फॉर 5 ईयर्स मिला है, तो पर ईयर 5 लाख करके इनकम हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें हम लोग का एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री इस तरह से हो जाएगा, डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। एक मिनट, ये वाला बाद में बताते हैं। एक मिनट, ये तो रिफंड वाला पॉइंट हो जाएगा, पहले ये समझा देते हैं एक बार फिर से। देखो अगर हम लोगों को 1 ईयर के लिए रेवेन्यू कोई ग्रांट मिल रहा है, तो हम लोग उसे क्या करेंगे? पीएल में या तो एक्सपेंसेस से लेस कर देंगे या तो इनकम दिखा देंगे। लेकिन यही अमाउंट अगर हमें मोर देन 1 ईयर के लिए मिल रहा है, तो हम लोग उसे धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। मतलब ये जो 5 लाख निकल के आया, ये हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने टोटल ग्रांट को डिवाइड कर दिया। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? सिंपल इसी तरीके से हो जाएगा। हम लोग पहले साल 5 लाख का इनकम दिखाएंगे और एक्सपेंसेस यहाँ पर 15 लाख ही दिखेगा, क्योंकि पर ईयर तो एक्सपेंसेस 15 लाख करके ही है। तो ये वाला चीज यहाँ पर एक बार दिखा है, ऐसे 5 बार दिखेगा, है ना? 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स के लिए ये दिखता जाएगा इसी तरह से। पहले पहले साल पीएल में ऐसे दिखेगा, फिर नेक्स्ट ईयर भी ऐसे दिखेगा, फिर उसके बाद भी ऐसे दिखेगा, फिर उसके बाद भी ऐसे दिखेगा, ऐसे ईयर 5 तक दिखता जाएगा। मेरे कहने का मतलब है डायरेक्टली 25 लाख को यहाँ पर नहीं दिखा सकते एक ही बार के पीएल में। ये हो गया फर्स्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग को इसे रिफंड करना पड़े, देखो तो ये वाला अदर इनकम दिखा दो या डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये समझ में आ गया। फिर बोल रहा है कि अगर रिफंड करना पड़े तब रेवेन्यू ग्रांट का क्या ट्रीटमेंट होता है? फर्स्ट, यूटिलाइज अनएमोटाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट एक्सेस, डेफर्ड क्रेडिट एक्सेस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। क्या बोला है? देखो फर्स्ट, यूटिलाइज अनएमोटाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट एक्सेस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। मतलब पिछले वाले पॉइंट के तरह ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने डेफर्ड कर रखा है। देखो अब ये वाला पॉइंट बताते हैं, अगर हम लोग का ये रेवेन्यू ग्रांट होता है रिफंड, तब हम लोग को कैसे दिखाना पड़ेगा? तो रिफंड होगा तो हमें पैसा वापस करना है। तो सपोज अगर हमें पूरा का पूरा ही अमाउंट वापस करना है, तो क्या एंट्री होगा? तो पूरा का पूरा अमाउंट यानी हम लोग का हो जाएगा 25 लाख। तो टू बैंक तो 25 लाख लिख देंगे। ठीक है, और मान लो कि फर्स्ट ईयर के बाद ही हम लोग को क्या करना है? रिफंड करना है। तो फर्स्ट ईयर के बाद रिफंड करना है, तो ग्रांट में कितना बचा हुआ होगा? क्योंकि हम लोगों ने इनकम कितना दिखाया होगा? ये वाला 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख इनकम दिखा दिया होगा 25 लाख में से, तो इसका मतलब ग्रांट में 20 लाख बचा हुआ होगा। तो वो पहले अनएमोटाइज्ड अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब डिफर्ड ग्रांट हम लोग को यूज करना है, बाकी अमाउंट पीएल से चार्ज करना है। ये हम लोगों ने स्पेसिफिक एसेट वाले केस में भी देखा था। बाकी कितना हो रहा है यहाँ पर? 5 लाख। ठीक है, बाकी कितना हो रहा है? 5 लाख। ये वाला दिखा देंगे। देखो वही बोला था, फर्स्ट यूटिलाइज अनएमोटाइज्ड डिफर्ड क्रेडिट।
फर्स्ट यूटिलाइज्ड अनएमोटाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट, ठीक है। तो अनएमोटाइज्ड डेफर्ड इनकम कितना है 20 लाख, क्योंकि 5 लाख जो है वो हम लोगों का एमोटाइज्ड हो चुका है 1 साल। अगर हम ये मान रहे रिफंड आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, तब हम लोग ऐसे दिखाएंगे और बाकी पीएल से लेंगे और पूरा रिफंड कर रहे हैं। अगर पूरा रिफंड कर रहे हैं, अगर मान लो हम लोग का सेकेंड ईयर में रिफंड होता तो इसका मतलब सेकेंड ईयर में हम लोग का अनएमोटाइज्ड अमाउंट कितना होता 15 लाख होता, क्योंकि अगेन हम लोग 20 लाख से 5 लाख जो है पीएल पे क्रेडिट कर चुके होते, तो यहाँ पर 15 लाख होता, तो यहाँ 15 आ जाता और यहाँ पर हमें बाकी अमाउंट जो है बैलेंस करके देखना पड़ता, दैट इज 10 हो जाता, पीएल से 10 लाख देना पड़ता। वो तो जैसे कैलकुलेशन होगा उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रिफंड होता है रेवेन्यू ग्रांट का तो हम लोग को इस तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कहाँ चला गया, ये रहा, ये वाला पॉइंट मैंने समझा दिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखो दिखाते हैं। ये वाला टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसका आंसर दिया हुआ है, हम पढ़ के समझा देते हैं। ये कुछ कैलकुलेटिव नहीं है, इसको तुम लोग को लिख के दिखाना है। जैसे बोला है कि सुप्रिया लिमिटेड रिसीविंग ए ग्रांट ऑफ 2500 लाख ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2012 फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज टू बी कैरिड ऑन बाय द कंपनीज फॉर इट्स एम्प्लॉइज। तो सुप्रिया लिमिटेड जो है उन्होंने अपने जो एम्प्लॉइज है उनके वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए इनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिला है इतना, ठीक है। द ग्रांट प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन फॉर इट्स यूटिलाइजेशन, ग्रांट में बोला गया है कि जिस वजह से ग्रांट लियो उसी वजह से यूटिलाइज करना है। हाउएवर ड्यूरिंग द ईयर 2002-3 इट वाज फाउंड दैट द कंडीशन ऑफ ग्रांट वेयर not complied with and grant had to be refunded to the government in full। अब इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। पूरा जो है मतलब जिस वजह से यूटिलाइज करने के लिए इनको दिया गया था ये लोग उस वजह से यूटिलाइज नहीं कर रहे होंगे, गवर्नमेंट को पता चल गया और ये बोल रहे कि मेरा पैसा रिफंड करो, क्योंकि मैंने तुम्हें जिस पर्पस के लिए दिया था तुम उस पर्पस के लिए यूज ही नहीं कर रहे हो, ये तो गलत है, तो मेरा पूरा पैसा रिफंड कर दो। अब क्या बोल रहा है, द करेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें बताना है विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ AS 12। AS 12 के हिसाब से हम लोगों का इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहले देखो कैसे रिफंड हो रहा है। यहाँ पर इनको मिला है 2500 ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2001-2 में इनको मिला ये ग्रांट, ठीक है। फिर रिफंड करने कब बोल रहा है 2002-3 में रिफंड करने बोला, यानी नेक्स्ट ईयर ही रिफंड करने के लिए बोला गया है। अच्छा, तो नेक्स्ट ईयर ही रिफंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर देखो, अब रिफंड करना है, पहले हम लोग देखेंगे कि कितना यहाँ पर कितना जो है ग्रांट मिला था 2500 मिला, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से यहाँ पर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2001-2 फ्रॉम द गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज टू बी कैरिड ऑन बाय द कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉइज द ग्रांट प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन फॉर इट्स यूटिलाइजेशन बता दिया था कैसे कैसे ग्रांट को यूज करना है। द कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉइज, एक सेकेंड क्या बोला है, फॉर इट्स एम्प्लॉइज द ग्रांट प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन फॉर इट्स यूटिलाइजेशन हाउएवर ड्यूरिंग द ईयर 2002-3 it was found that the condition of grant were not complied with and the grant had to be refunded to the government in full, ठीक है। तो हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है, तो देखो क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट बताना है। तो कितना कितना क्रेडिट हुआ ये सब तो नहीं बताया है, तो हम लोग ट्रीटमेंट को क्या करेंगे, जो अभी रूल्स पढ़ा ना हम लोगों ने उस लैंग्वेज में लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू AS 12 जो गवर्नमेंट ग्रांट को लेकर ट्रीट करता है, अगर हम लोग ग्रांट को कभी भी रिफंड करते हैं वो इसीलिए रिफंड करते हैं क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन फुलफिल नहीं किया होगा। और ग्रांट का रिफंड नॉर्मली हमेशा क्या ट्रीट होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये देखो मैंने ये लास्ट दिन भी बताया था, यहाँ पर लिखा भी है टू बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर AS 5, ठीक है। जो तुम लोग कैश फ्लो वगैरह में भी देखते हो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के ट्रीट किया जाता है अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रांट का पैसा रिफंड कर रहे हैं। तो ये खुद में तो एक AS 5 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट होगा। अब जो अमाउंट रिफंड हो रहा है, ठीक है, तो ये अगर रेवेन्यू आइटम है, जैसे कि ये रेवेन्यू आइटम है क्योंकि वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज के लिए मिला था, तो ये एक रेवेन्यू आइटम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना अमाउंट अनएमोटाइज्ड है, अब यहाँ पर कितना है वो तो हमें नहीं बताया ना कि इसमें से कितना इन्होंने पीएल में हर साल इनकम दिखाया, मतलब पहले साल, और मतलब कितना इन्होंने मतलब डेफर्ड करके इनकम दिखाया। मेरे कहने का मतलब है मैंने जो एग्जांपल लिया तो वहां पर मैंने बता दिया था कि मेरा ये इनकम किस तरह से डिवाइड होगा, 5 साल
साल के हिसाब से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि 15 लाख मुझे क्या मिल रहा है, 50 लाख 1 ईयर का खर्चा है, ठीक है, तो 25 लाख मिला है, तो इस हिसाब से मिला है यहाँ पर हम लोग का। ये देखो ग्रांट 5 लाख का मिला है, तो हम लोगों ने 5 साल में उसे एमोटाइज किया, लेकिन यहाँ पर तो ये नहीं बताया, तो हम लोग जस्ट अपनी लैंग्वेज में बता देंगे कि जो अनएमोटाइज्ड अमाउंट होगा, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस लैंग्वेज को बताना पड़ेगा। जो अनएमोटाइज्ड अमाउंट होगा, जो क्रेडिट होके पड़ा हुआ है ग्रांट पे, वो पहले हम लोग यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद पीएल का अमाउंट यूटिलाइज करेंगे। बस इसी चीज को लैंग्वेज में बताना है, हम यहाँ पर पढ़ के बता देते तो आसानी होगा समझने में। देखो, as per AS12 accounting for government grant sometimes become refundable because certain conditions are not fulfilled। देखो ये सब जो है लिखने का तरीका है, हम लोग को एस के आंसर को नॉर्मली 3 पैरा में लिखना चाहिए। पहला पैरा कि हम लोग किस रिलेटेड आंसर दे रहे हैं, जैसे रेवेन्यू ग्रांट और वहां पर क्या कंडीशन हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और इस केस में हमारा आंसर क्या होगा। देखो पढ़ने से समझ में आएगा। Government grants sometimes become refundable because certain conditions are not fulfilled. A government grant that becomes refundable is treated as extraordinary item as per AS5। जैसे मैंने बोला कि कभी कभी रिफंड करना पड़ सकता है, अगर हम लोग एड पर नहीं हो रहा है, कंप्लायंस नहीं हो रहा है, तो AS5 के हिसाब से ये रिफंड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माना जाता है। द अमाउंट रिफंडेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, कौन सा अमाउंट का बात हो रहा है, यहाँ पर रेवेन्यू ग्रांट का बात हो रहा है। अगर ये रिफंड हो रहा है, इज अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट एनी अनएमोटाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट रिमेनिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट। अगर जो ग्रांट रिफंड हो रहा है उसमें अगर कुछ हमारा अनएमोटाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट पड़ा हुआ है, मतलब जैसे देखो यहाँ पर मैंने समझाया ना कि 1 साल बाद अगर रिफंड हो रहा है तो अनएमोटाइज्ड अमाउंट कितना है, 20 लाख, क्योंकि 5 लाख तो हम लोगों ने इनकम में दिखा दिया है। तो अनएमोटाइज्ड अगर कुछ पड़ा हुआ है, जैसे मान लो अगर फर्स्ट ईयर के बाद ही, अगर मान लो ये वाला केस होता, ये रिफंड इसके बाद गवर्नमेंट बोल रही है मेरा रिफंड करो, ठीक है, हम लोगों को 1 साल का ही ग्रांट मिला, हम लोगों ने उसे यूटिलाइज भी करके यहाँ दिखा दिया 1 साल का ट्रीटमेंट, अब बोल रहे हैं रिफंड करो, आपने कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तो इस केस में रिफंड कैसे दिखाएंगे। अगर ये वाला केस होता पहला वाला, तो हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है, हम लोगों ने तो कुछ डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड, मतलब जो इनकम है वो डायरेक्टली दिखा दिया। अगर 1 साल के बाद ही पूरा यूटिलाइज हो गया, उसके बाद हमें रिफंड करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग को पूरा का पूरा पीएल से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो अनएमोटाइज्ड कुछ भी नहीं है। तो हम लोग पीएल को 5 लाख से डेबिट करेंगे, टू यहाँ पर बैंक बोल के दिखाना पड़ेगा 5 लाख, अगर कुछ बचेगा तब ना हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है applied first against any unamortized deferred credit remaining in respect of the grant to the extent, उससे अगर ज्यादा है, that the amount refundable exceeds any such deferred credit। जो अमाउंट हम लोग अनएमोटाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट अमाउंट को यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर रिफंडेबल अमाउंट उससे ज्यादा है, और where no deferred credit exist, मतलब अगर अमाउंट ज्यादा है तो पीएल से लो, या फिर ऐसा है कि हम लोगों के पास अनएमोटाइज्ड अमाउंट कुछ भी नहीं है, no deferred credit exists, the amount is charged immediately to profit and loss statement। दोनों चीज को देखो मैंने यहाँ पर समझा दिया। अगर हमारे पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है डेफर्ड क्रेडिट, तो पूरा का पूरा पीएल से लो, बचा हुआ है तो पहले जितना बचा हुआ उसको यूटिलाइज करो, और बचा हुआ अमाउंट पीएल से लो। इन द प्रेजेंट केस द अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ड्यूरिंग द ईयर। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ग्रांट जो रिफंड करना है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिखाना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के ट्रीट करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट ऐसे ही लैंग्वेज पूरा का पूरा लिखना है, ऐसा बात नहीं है। ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि पॉइंट मेन पॉइंट लेकिन हमारा कवर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रिफंड को लेके है, रेवेन्यू ग्रांट को लेके है, तो ये सारा पॉइंट हम लोगों का कवर होना चाहिए। मेन बात ये है कि देखो मैंने जो यहाँ पर समरी करवा दिया ना, अगर ये कोई पढ़ लेता है, अच्छे से समझ लेता है, फिर अपने आप लैंग्वेज को ऐड करके हम लोग इसको एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला बात नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कंप्लीट हुआ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 कुछ कैलकुलेटिव नहीं था, हमें समझ के बस आंसर देना है। 9 पहले ही मैंने करवा दिया लास्ट क्लास में, 8 भी हम लोग का आज हो गया, 7 भी हो गया, 6 भी कंप्लीट है। अच्छा अब हम लोग के पास यहाँ पर आ रहा है इलस्ट्रेशन 5। अच्छा ये वाला बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा और दूसरा ग्रांट, ये देखो ये वाला प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन और नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट, ये दोनों पढ़ेंगे। पहले प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है।
इसको थोड़ा सा लिखवा देते। देखो, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट से ही ग्रांट मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलर कोई एसेट के लिए या कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए ग्रांट नहीं दे रही है, पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमें ग्रांट दे रही है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जो कि 1 करोड़ का है, और हम लोगों ने गवर्नमेंट को सारा चीज दिखाया और सब बोला, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम आपको आपके इस प्रोजेक्ट में 30% जो है ग्रांट देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो ग्रांट मिलता है इसी बोला जाता है प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन जो है, या फिर मान लो गवर्नमेंट बोल रही है आप कोई बैकवर्ड एरिया में जाके मशीन लगाइए, ठीक है, तो भी क्या होता है, जो ग्रांट मिलता है इसको बोला जाता है प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अब प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोमोटर मतलब जिनके दिमाग से ये आइडिया आया बिजनेस को करने का, तो क्योंकि स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट का भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहता है, तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर प्रोमोटर की तरह होंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा लिख के बता देते हैं। These are given with reference to the total investment in an undertaking or by way of contribution towards its total capital outlay, and no repayment is ordinarily expected in respect thereof. Example, Central Investment Subsidy Scheme. Central Investment Subsidy Scheme. ब्रैकेट में कैपिटल सब्सिडी। इन्वेस्टमेंट इन बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए जो कंट्रीब्यूशन मतलब जो ग्रांट मिल रहा है, ठीक है, तो पहले ये पॉइंट हम समझा देते जो मैंने बोला। देखो, दीज आर गिवन विद रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, कोई भी एक अंडरटेकिंग का टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है उसके हिसाब से गवर्नमेंट एक ग्रांट देती है, और बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इस टोटल कैपिटल आउटले की बात है। टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल कैपिटल आउटले जो भी हो रहा है उसके हिसाब से जो कोई मतलब ग्रांट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, और इसका कोई रीपेमेंट नहीं होता है। नो रीपेमेंट इज ऑर्डिनरीली एक्सपेक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ, एक्सपेक्टेड इन मैंने 2 बार लिख दिया, एक्सपेक्टेड इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ, मतलब क्या हमें ये रिफंड नहीं करना पड़ेगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। जो रीपेमेंट का बात हो रहा है, मतलब जैसे देखो अगर हम लोग शेयर इशू करते हैं तो क्या होता है, शेयर कैपिटल रेज होता है, तो हम लोग शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, प्रेफरेंस वाले का तो फिक्स्ड है, और जो इक्विटी वाले उनको भी देते हैं, फिक्स तो नहीं होता है उनका रेट लेकिन उनको भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो वो भी हमें कभी ना कभी रीपे करना पड़ता है, लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो इसको कोई रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट को हम लोग कोई शेयर नहीं दे रहे कि आपने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया, जैसे शेयर होल्डर लगाता है तो उन्हें पैसा दे देते हैं, सॉरी शेयर दे देते हैं तो शेयर नहीं दिया, बैंक वाले से लेते हैं तो उनको रिटर्न कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रीपेमेंट उस रीपेमेंट का बात हो रहा है, ये रिफंड का बात नहीं है। रिफंड ये वाला भी हो सकता है कि हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने बोला था बैकवर्ड एरिया में आप फैक्ट्री लगाइए आपको इतना ग्रांट मिलेगा, आप वो कंप्लायंस ही नहीं हो रहे, एट पर नहीं हो रहे, कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे, तो फिर रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड नहीं, ये रीपेमेंट का बात हो रहा है। नॉर्मली इस पे कोई रीपेमेंट का बात नहीं होता है। मतलब ये तो हो गया ना जो पैसा जुगाड़ करने का सोर्स ऑफ फंड की तरह हो गया ना, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले मिल रहा है हम लोग को, लेकिन इसका कोई रिफंड नहीं होता है।
अब एग्जाम्पल देखो, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, इन्वेस्टमेंट इन बैकवर्ड एरिया, ठीक है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, इसे कैपिटल रिजर्व के तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब जब हम लोग को फंड मिलेगा, हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एंट्री अगर देखो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व एंड ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। इसको शेयर होल्डर्स फंड के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। मतलब बैलेंस शीट में इक्विटी लाइबिलिटी, उसके अंडर शेयर होल्डर्स फंड और उसमें शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, तो ये शेयर होल्डर्स फंड के पार्ट में ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व सरप्लस आता है, रिजर्व सरप्लस में ही कैपिटल रिजर्व भी एक पार्ट होता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं ये शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है, ठीक है। दिस कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस कांट be distributed as dividend or consideration, sorry, or considered as deferred income। तो इसको हम लोग डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें तो ये मिला है बिजनेस में, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। मतलब बिजनेस में कैपिटल सोर्सेस, मतलब कैपिटल जो बिजनेस में लगाया जाता है उसके हिसाब से हमें मिला है, तो क्या हम लोग इसको डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दे? वैसे भी ये कैपिटल रिजर्व की तरह अगर ट्रीट होगा तो डिविडेंड तो इससे डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। वो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि डिविडेंड जो है, जो भी जिनका भी डिविडेंड वाला चैप्टर है उन्होंने तो पढ़ा ही होगा कि सोर्सेस ऑफ डिविडेंड कहाँ से दे सकते हैं। फ्री रिजर्व से कंपनी डिविडेंड दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ ये तो फ्री रिजर्व हुआ नहीं, कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ से डिविडेंड तो वैसे भी नहीं दे सकती, ठीक है। और वैसे भी डिविडेंड कैसे दे देगी? ये तो कोई हमारा रेवेन्यू इनकम है नहीं कि डिविडेंड दे देगी, है तो कैपिटल रिजर्व, तो इसीलिए डिविडेंड दे नहीं सकती और इसे डेफर्ड इनकम भी नहीं दिखा सकते। मतलब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा राइट अप करके पीएल में दिखाते जाएंगे और उसके बाद डिविडेंड दे देंगे प्रॉफिट को बढ़ा के, ये भी गलत है, ये मतलब इलीगल हो जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो है डेफर्ड इनकम की तरह भी कंसिडर नहीं होगा। डेफर्ड इनकम की तरह मतलब मान लो पीएल में हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा दिखाने लगे, मान लो 10 लाख का मिला है, हम लोग 5 साल में इसे 2-2 लाख करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। इससे क्या होगा, हर बार पीएल में जब इसे 2-2 लाख करके दिखाएंगे तो हम लोग का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और उस प्रॉफिट से हम लोग जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकते हैं, लेकिन ये भी अलाउड नहीं है। इसलिए डेफर्ड इनकम दिखा के भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते चालाकी करके, या फिर हम लोग इसको डिविडेंड की तरह नॉर्मल भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे नहीं कर सकते, बिकॉज इसका पर्पस ही नहीं है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना। वैसे भी ये कैपिटल रिजर्व है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट से तो वैसे भी ये रेस्ट्रिक्टेड हो ही जाएगा। फिर भी बता दिया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है ये होता है। अब मैंने जो लिखवाया था वो एक बार पढ़ के बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा था, जो समरी था, ये कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट होगा। अच्छा, इसका एंट्री भी बता देते हैं, ठीक है। इसका एंट्री क्या हो जाएगा और ये पढ़ लेते हैं, पर कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और कंसिडर्ड एज डेफर्ड इनकम, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। और इसका एंट्री कैसे होता है, जब फंड मिलेगा तब एंट्री होता है बैंक टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, बीइंग फंड रिसीव्ड। और जब रिफंड होगा तब रिवर्स एंट्री हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व टू बैंक, ठीक है। ये बैलेंस शीट में एज इट इज रहेगा, इसका कोई भी और दूसरा ट्रीटमेंट नहीं होगा। बीइंग रिफंड ऑफ ग्रांट, ठीक है, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड, इसको फंड की जगह लिख दो ग्रांट रिसीव्ड, ठीक है। अच्छा, अब रिफंड का भी पढ़ के यहाँ से दिखा देते हैं इसके बारे में क्या बोला है। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ये देखो क्या बोला है, रिड्यूस्ड कैपिटल रिजर्व को रिड्यूस कर दो, मतलब वही वाला कैपिटल रिजर्व टू बैंक, कैपिटल रिजर्व को हम लोग को रिड्यूस कर देना, ठीक है। अच्छा, अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस पे क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है,
How would you treat the following in accordance with AS12 government grant? क्या बोला है? 35 lakh receipt from the local authority for providing medical facility to the employee. और यहाँ पर बोला है, अच्छा पहले यही वाला बता देते हैं, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग को लोकल अथॉरिटी, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट वाले डेफिनेशन में आता है, हम लोग को 35 लाख मिला है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो पहला बात है कि ये 35 लाख मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो मिला है, ये कैसा ग्रांट है? ये फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए नहीं है, ये कोई हम लोग का प्रोमोटर्स ग्रांट भी नहीं है, ये कौन सा है? रेवेन्यू, क्योंकि अगर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने का बात है, ये हम लोग का बिजनेस का डे टू डे का खर्चा हो जाएगा, तो ये हम लोग का रेवेन्यू ग्रांट हो गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू नेचर का ग्रांट हो गया। तो इस तरह के ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होता है? इसको हम लोग पीएल में क्रेडिट कर देते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंस से लेस करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पूछा था इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो ये जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समरी करके लिख पाया, उसी को तुम लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज में लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने आंसर लिया हुआ है शायद, हाँ दिखा देते हैं, ये देखो 35 lakh received from the local authority for providing medical facility to the employees is grant received in nature of revenue grant, ठीक है। तो ये रेवेन्यू ग्रांट है। सच ग्रांट आर जनरली प्रेजेंटेड एज ए क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नॉर्मली पीएल में हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, या फिर हम लोग रेस्पेक्टिव एक्सपेंस से लेस करके दिखाते हैं। देखते क्या लिखा है यहाँ पर, आइदर, अच्छा यहाँ पर ना मेरा ये आंसर का पॉइंट जो है हट गया, ठीक है, इसको हम एडिट करके दे देंगे, ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं वही वाला लिखना है। हम लोग इसको सेपरेटली जो है, ये वाला पॉइंट देखो, हम लोग या तो सेपरेटली इसे पीएल में इनकम बोल के दिखा सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 35 लाख को डिडक्ट करके दिखा सकते हैं रिलेटेड एक्सपेंस, ठीक है, रिलेटेड एक्सपेंस से डिडक्ट करके दिखा सकते हैं, ये लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बोला है 100 lakh received as subsidy from central government for setting up a unit in notified backward area. तो ये हो गया promoters fund, है ना, promoters contribution. This subsidy is in nature of नेचर ऑफ, ये शायद दो बार हो गया, नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ये बता भी दिया, ये प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट करना है। तो 100 लाख का जो हम लोग को सब्सिडी मिला है, इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे? तो AS12 के हिसाब से जब हम लोग को कोई ग्रांट मिल रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन नेचर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये तब मिलता है, देखो ये हम लोग को ये ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ से दिखा देते हैं, देखो कैसे लिखना पड़ेगा। ये जो ग्रांट होता है, these are given with reference to the total investment in undertaking or by way of contribution towards its total capital outlay and no repayment is ordinarily expected in respect thereof। ये पूरा पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है, ये पूरा पॉइंट लिख सकते हो। और इस ग्रांट को फिर लिखोगे, दिस ग्रांट इज ट्रीटेड एज, यही वाला पॉइंट लिख देना, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया, देखो यही वाला पॉइंट लिख देना, एंड दिस ग्रांट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व एंड पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, इसे हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, और ये शेयर होल्डर्स फंड के पार्ट होते हैं। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इससे हम लोग कभी भी एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको डेफर्ड इनकम बोल के नहीं दिखा सकते हैं। अगर हम लोग इसके साथ एड पर नहीं हुए, कभी भी ऐसा अगर हुआ, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पूरा ये अमाउंट रिफंड करना पड़ सकता है, या फिर जितना रिफंड मांगा जाएगा, और तब हम लोग कैपिटल रिजर्व को क्या करेंगे? रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। तो हम लोग को यहाँ पर बोला था कि क्या दिखाना क्या है, क्या ट्रीटमेंट होगा, तो पूरा चीज बोलना है हम लोग को, ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो यही वाला चीज बताना है, यही वाला, ठीक है, यहाँ पे पूरा चीज बताया गया है कि क्या ट्रीटमेंट होगा। और अगर हम लोग कंप्लायंस नहीं होते, मतलब एड पर नहीं होते कंडीशन से, तो हमें रिफंड करना पड़ेगा, ये वाला बात भी बताया। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसका आंसर हम एडिट कर देंगे, ठीक है, जहां पर तुम लोग को पूरा सोल्यूशन जो है मिल जाएगा। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके पहले और एक ग्रांट वो भी बता देते हैं, ठीक है, और एक ग्रांट है वो भी बता देते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 3 था, ये किसके ऊपर था? हाँ ये वाला देखो, इसका आंसर दिया हुआ है। संतोष लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 8 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ए फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया, मतलब प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज डिविडेंड। नहीं चलेगा, ठीक है, पूछा होगा नीचे, लेकिन पहले ही हम लोग पता है हम लोग को, इसको हम लोग डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो संतोष लिमिटेड रिसीव्ड लैंड
फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा ये दूसरा पॉइंट है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिलेगा तो क्या होगा, तो ये वाला पॉइंट हम बाद में बताते हैं, ये 2 करोड़ वाला बता देते हैं। एज पर AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द सेम। अगर जो पर्पस के लिए मिला है उसी पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। सो द ग्रांट रिसीव्ड फॉर सेटिंग अप ए फैक्ट्री इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। पहला बात है कि ग्रांट का रूल्स ही यही है, जिस काम के लिए लिए हो उसी काम में यूज करो, अगर नहीं करते हो तो वैसे ही कंडीशन जो है वो टूट जाता है। फिर यहाँ पर बोल रहा है इन द सेकेंड केस इवन इफ द कंपनी हैज नॉट स्पेंड मनी फॉर एक्विजिशन, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा मतलब यहाँ पर पूछा था कि वेदर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ग्रांट इज करेक्ट, तो बोथ में सेकंड वाला जो ग्रांट का क्वेश्चन दिया हुआ है वो अभी मैंने नहीं पढ़ा है, वो पढ़ा देते हैं। लेकिन ये 2 करोड़ वाला आंसर ये हो गया, ठीक है, कि हम लोगों को जिस पर्पस के लिए दिया गया उसी पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। इसका मतलब हम लोग इसे डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इतना सा लिखा है। तुम लोग चाहो तो और भी थोड़ा सा इसमें ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पर तुम लोग को लिखवाया है ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि ये जो है हम लोग को नॉर्मली जो है डिविडेंड वगैरह पे करने के लिए नहीं दिया जाता है, या फिर डिफर्ड इनकम की तरह भी हम लोग इसे ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा अब ये वाला पॉइंट तो हो गया। अब ये वाला ग्रांट देख, ये वाला नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट, इसमें क्या होता है, नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब हो जाएगा कि हम लोगों को जो ग्रांट मिल रहा है वो इन कैश नहीं मिल रहा है, ठीक है, इन काइंड मिल रहा है। जैसे मान लो हम लोगों को कोई फिक्स्ड एसेट चाहिए जो कि मान लो है 100 लाख का, तो गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है तुम मेरे से ही ये वाला 40 लाख में लेके जाओ, ठीक है, या फिर 80 लाख में लेके जाओ। तो हम लोग किसी और से नहीं खरीद के गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं, और ग्रांट क्या मिला, 100 लाख का मशीन हमें 80 लाख में मिल गया, यानी 20 लाख का ग्रांट हो गया। लेकिन ये हमें पैसा नहीं दिया गया कि हमें 20 लाख दिया गया, हम लोग जाके 80 लाख से मार्केट से खरीद लिए, गवर्नमेंट ने हम लोगों को बेच दिया। तो ये होता है कंसेशनल रेट में। एक तो होता है कंसेशनल रेट में, तब हम लोग को एक्विजिशन कॉस्ट में दिखाना चाहिए। समझाते ये क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला मैंने पूरा नहीं लिखा, फ्री ऑफ कॉस्ट होने से यहाँ पर होगा नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ज्यादा खुश हो जाती है अगर किसी के काम से, तो ऐसा भी बोल सकती है आपको मुझे कुछ भी नहीं देना है, आप फ्री में लेके जाइए ये मशीन, ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप ये फ्री में ही लेके जाइए, मशीन हो या कुछ और हो, आप फ्री में लेके जाइए और मुझे कुछ भी नहीं देना है। लेकिन फ्री में लेके जाने से तो हम लोग अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे, देखो अगर हम लोग कुछ भी चीज हमारे पास आ रहा है, फिक्स्ड एसेट हो या कुछ और हो, तो उसका तो एक एंट्री होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो भी रेट हुआ उसमें हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी एसेट खरीदा, मान लो फिक्स्ड एसेट ही खरीदा, और वो फिक्स्ड एसेट मान लो हम लोगों को मार्केट में 100 लाख का मिल रहा था और गवर्नमेंट ने हम लोगों को वो 80 लाख का दे दिया, तो हम लोग 80 लाख से रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमारा एक्विजिशन कॉस्ट 80 लाख आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें फ्री में मिला, मतलब जीरो, कुछ नहीं पे करना पड़ा, तब हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, तब हम लोग यहाँ पर ये हो गया बैंक, तब हम लोग यहाँ पर इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से एक नॉमिनल वैल्यू लाइक 1 रुपीज से शुरू करके कुछ भी जो हमें ठीक लगे हम लोग नॉमिनल वैल्यू से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जीरो में रिकॉर्डिंग कभी नहीं होता है। तो एक नॉमिनल वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाना ही पड़ेगा। अब नॉमिनल वैल्यू 1 रुपया भी दिखा सकते हैं, ये लॉ हम लोग को पता है, 1 रुपया भी दिखा सकते हैं। नॉमिनल वैल्यू मतलब अपने मन से, क्योंकि हमारे पॉकेट से तो कुछ गया नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग पर्पस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नॉमिनल वैल्यू को दिखा सकते हैं, वो अपने मन से दिखा सकते हैं, कुछ भी नॉमिनल वैल्यू हो सकता है। अच्छा अब बस यहाँ पर इतना ही है। अच्छा अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो था यहाँ पर बोला था, ये देखो ऑल्सो संतोष लिमिटेड रिसीव लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बट इट हैज नॉट रिकॉर्डेड इट ऑल इन द बुक्स ऑफ एज नो मनी हैज बीन स्पेंट। तो ये भी गलत ट्रीटमेंट हो गया। मानते हैं कि फ्री में मिला, पैसा नहीं किया, लेकिन इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया इन्होंने, क्योंकि बोल रहे मेरे पॉकेट से कोई पैसा नहीं किया। नहीं, AS 12 में बोल रहा है भले ही तुम्हारे पॉकेट से कोई भी पैसा नहीं किया हो, तुम्हें फ्री में मिला हो, लेकिन तुम अपने हिसाब से एक नॉमिनल वैल्यू से इसे रिकॉर्ड करो। तो देखो ये even if the company has not spent money for the acquisition of the land should be recorded in the books of the accounts at nominal value, nominal value. The treatment of both of the elements of grants is incorrect as per AS 12। तो ये वाला और ये वाला दोनों, डिविडेंड वाला ट्रीटमेंट देखो या फिर ये वाला देखो, दोनों ही गलत किया है इन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं पूछा था कि क्या ट्रीटमेंट होगा, तो वही मैंने यहाँ पर देखो पढ़ के बता दिया। और बाकी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में, 3 अभी मैंने करवा दिया। अच्छा 4 वाला, 4 बाकी है, 4 वाला बताते हैं। 4 वाला बाकी है, 5 हो गया,
हम एक बार चेक कर लेते हैं। 5 हो गया, इसमें हम थोड़ा सा आंसर ऐड कर देंगे। 6 7 ये भी हो गया। 8 भी हो गया। 8 तो आज स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने किया। 9 भी कंप्लीट हो गया और ये वाला 8 भी मैंने बता दिया। अच्छा, अब हम लोगों के पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो बता देते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 भी बता देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट तो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब लिखेंगे ग्रांट, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। ग्रांट रिसीवेबल एज कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो अभी तक ग्रांट मिल रहा था फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, या फिर हम लोग को ग्रांट मिल रहा था फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, तो वो हो जाता है स्पेसिफिक पर्पस पे जो होता है फिक्स्ड एसेट, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए। कभी होता है रेवेन्यू खर्चे को पे करने के लिए, कभी होता है पूरे कैपिटल आउटले के लिए होता है, कभी होता है नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट होता है। लेकिन ये क्या है, बोल रहा है कि अगर हम लोग के बिजनेस में प्रीवियसली बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस या लॉसेस हो गया है, तो उसको रिकवर करने के लिए हम लोगों को ग्रांट मिल सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। देखो अब यहाँ पर लिखते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स दैट आर रिसीवेबल एज compensation for expenses or losses incurred in a previous accounting period for the purpose of giving immediate financial support to the enterprise with no further support, with no further related cost should be recognized and disclosed in PL of the period in which they are received as an extraordinary item, ठीक है। तो नॉर्मली जो भी ग्रांट मिलता है उसका रिफंड जो है वो हम लोग का एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता है। ग्रांट का मिलना, रिसीव होना कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं होता। यही अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि ग्रांट हम लोगों को अगर मिल रहा है, ये स्पेसिफिकली 4 पर्पस जो है, तो हम लोग इसको मतलब बोलते हैं असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर रिफंड कर रहे हैं तो हम लोग उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू AS 5, ठीक है। लेकिन ऐसा भी एक ग्रांट है जिसका मिलना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट होता है। वो कौन सा ग्रांट है कि अगर बिजनेस में काफी ज्यादा एक्सपेंसेस या लॉसेस हो चुका है प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में, तो हम लोगों को ग्रांट मिल सकता है। तो जिस साल वो ग्रांट मिल रहा है उस साल हम लोग उसको कैसे डिस्क्लोज करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के। ये देखो गवर्नमेंट ग्रांट,
that are receivable as compensation for expenses or losses incurred in previous accounting period for the purpose of giving immediate financial support. अब इतना लॉस हो चुका है कंपनी का, इतना एक्सपेंसेस हो चुका है, कंपनी हेल्प मांग रही है गवर्नमेंट से, तो अगर उनको सही लगे तो वो ग्रांट दे सकते हैं, मतलब सपोर्ट कर सकते हैं, ग्रांट देके फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, इमीडिएट इफेक्ट आएगा इसका टू द एंटरप्राइज विद नो फर्दर रिलेटेड कॉस्ट। ठीक है, मतलब आगे के कॉस्ट के साथ नहीं, अभी जो लॉस वगैरह हुआ है शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। अब ये जो फंड अगर मिल जाता है, ये जो ग्रांट अगर मिल जाता है, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। कैसे रिकॉग्नाइज्ड करना है? रिकॉग्नाइज्ड करना है और डिस्क्लोज करना है पीएल में ऑफ द पीरियड इन विच दे आर रिसीवेबल। जिस पीरियड में वो ग्रांट रिसीवेबल हुआ है उसी पीरियड में, मतलब रिसिप्ट, मान लो रिसीवेबल मतलब क्या, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम लोग दे देंगे, ये बात अगर कंफर्म हो जाता है रिसीवेबल। अब रिसिप्ट हो सकता है, जैसे मान लो इस साल के एंड में रिसीवेबल हुआ, मतलब मार्च में, और नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में मिल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो रिसीवेबल जिस पीरियड में हो रहा है उसी पीरियड में हम लोग दिखा देंगे, क्योंकि पीएल में तो हम लोग वैसे ही दिखाते हैं ना, मतलब हम लोग जब सेल रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग पीएल में, तो वो हम लोग का क्या होता है, क्रेडिट सेल का भी होता है, तो क्रेडिट सेल में पैसा थोड़ी ना मिल जाता है, लेकिन अगर ड्यूरिंग द पीरियड का है तो हम लोग दिखा देते हैं एक्रूअल बेसिस, तो वही होता है। रिसीवेबल जिस पीरियड में हो रहा है उसी पीरियड में हमें दिखाना है एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो अगर ग्रांट रिसीवेबल हो रहा है फॉर कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तब हम लोग इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के ट्रीट करेंगे, इसका रिसीव होना। लेकिन बाकी सारे केस में फंड का सॉरी ग्रांट का रिफंड होना जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहलाता है, तो ये एक स्पेशल केस था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिस्क्लोजर, इस अकाउंट एस का डिस्क्लोजर। ठीक है, हर एक एस का डिस्क्लोजर होता है, तो इसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसमें क्या क्या डिस्क्लोजर का जरूरत होता है। पहला, द अकाउंटिंग पॉलिसी adopted for government grant, including the method of presentation, in the financial statement. अगर कभी भी ग्रांट मिल रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट, कोई भी ग्रांट तो इसमें नहीं कंसिडर होगा, गवर्नमेंट ग्रांट अगर मिल रहा है, तो हम लोग कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं वो डिस्क्लोज करना जरूरी है। कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब, क्या हम लोग फिक्स्ड एसेट, हमें ग्रांट मिला है फॉर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, क्या हम लोग मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं या मेथड 2 फॉलो कर रहे हैं, वो हमें स्पेसिफाई करके बताना है। ठीक है, तो पॉलिसी क्या ले रहे हैं वो हमें बताना है, इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसकी वजह से प्रेजेंटेशन कैसा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये कैसे दिखेगा वो हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, ये डिस्क्लोजर है और कुछ नहीं, क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पर लिखते हैं द नेक्स्ट डिस्क्लोजर, द नेचर एंड extent of government grant recognized in the financial statement including grant of non-monetary asset given at a concessional rate or free। और एक क्या डिस्क्लोजर चाहिए, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ
The nature and extent of government grant recognized in the financial statement, including grant of non-monetary asset given at a concessional rate or free. ठीक है, तो अगर कोई नॉन मॉनिटरी ग्रांट भी हमें मिल रहा है, नॉन मॉनिटरी एसेट मिला है, ठीक है, नॉन मॉनिटरी एसेट जैसे कि मैंने बोला गवर्नमेंट ने हम लोगों को एसेट ही दे दिया, ठीक है, 100 लाख का एसेट जो 60 लाख में उन्होंने दे दिया, या फिर कंसेशनल रेट में दिया या फिर फ्री में दिया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जिस भी तरह का ग्रांट हमें मिल रहा है उसका नेचर क्या है, ठीक है, वो हमें रिकॉग्नाइज करके बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब किस किस वजह से ग्रांट मिला है, तो नेचर ऑफ द ग्रांट जो भी है वो हमें डिस्क्लोज करना जरूरी है, ठीक है, डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ पॉइंट था डिस्क्लोजर का, ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। अच्छा, यहाँ पर बोला है, देखो, Top and Top Limited has set up its business in designated backward area, which entitles the company to receive from Government of India a subsidy of 20% of the cost of the investment for which no repayment was ordinarily expected. ठीक है, ये कौन सा हो गया, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, है ना, क्योंकि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी बोलो, उसके हिसाब से 20% जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पर ग्रांट दिया है, और इस तरह के ग्रांट को बोला जाता है प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। क्यों बोला जाता है वो भी मैंने बोला, जैसे प्रोमोटर्स बिजनेस आइडिया लाता है तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट कर रहा है, तो गवर्नमेंट की इस कंट्रीब्यूशन को प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन की तरह ही माना जाता है, इसको शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट दिखाया जाता है, क्योंकि इसे कैपिटल रिजर्व ट्रीट किया जाता है। शेयर होल्डर्स फंड का दो पार्ट होता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, तो ये रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व बोल के दिखेगा, इसीलिए शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है। अच्छा, मोर ओवर आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। मोर ओवर there was no condition that the company should purchase any specific asset for this subsidy। तो यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि कंपनी को कोई स्पेसिफिक एसेट परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। Having fulfilled all the condition under the scheme, the company on its investment of 50 crore in capital asset received 10 crore from the government in Jan 2002, accounting period being 2001 to. The company wants to treat this receipt as an item of revenue, thereby reduce the losses on profit and loss account for the year 31st March 2002, keeping in view the relevant accounting standard, discuss whether this action is justified or not। ठीक है, तो ये कंपनी ने जो ट्रीटमेंट किया है ये सही किया है कि नहीं किया है। क्या ट्रीटमेंट किया है, उनको ग्रांट मिला था, कैसा, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन मिला था। फिर क्या बोला, मोर ओवर देयर वाज नो कंडीशन, वहां जब ग्रांट दिया गया था तो कोई कंडीशन ऐसे नहीं बोला था कि कोई स्पेसिफिक एसेट ही परचेज कर लो, ठीक है, तो कंपनी ने सारा कंडीशन फुलफिल किया है जो स्कीम में उन्हें ग्रांट मिला था। The company on its investment of 50 crore in capital asset received 10 crore from the government in Jan 2002। तो कंपनी को एक 50 करोड़ का एसेट कंपनी ने खरीदा है और उसके अगेंस्ट में कंपनी को ग्रांट भी मिला है 10 करोड़ का, ठीक है, ये अलग है। और ये कब मिला है, 2001 का। द कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस रिसिप्ट एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू। कंपनी ये जो रिसिप्ट मिला है इसे रेवेन्यू इनकम दिखाना चाहती है, एंड thereby reduce the losses on profit and loss, मतलब अब पीएल में इनकम दिखा देगी और इससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब बोल रहा है कि जो भी लॉस वगैरह हुआ है उस लॉस वगैरह को राइट ऑफ कर देगी 31 मार्च 2002 का, मतलब 1-2 में ये रिसीव हुआ और इसको राइट ऑफ कर देगी। अब हम लोग को पूछ रहा है क्या ये ट्रीटमेंट इनके हिसाब से सही है कि गलत है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, एज पर पैरा 10, पैरा 10 नहीं भी लिखोगे चलेगा, as per AS 12 accounting for government grant where the government grant are of nature of promoters contribution, जो पहला वाला पॉइंट था, that is they are given with reference to the total investment in an undertaking or by of contribution towards its total capital outlay, for example central government subsidy scheme, and no repayment is ordinarily expected in respect thereof. The grants are treated as capital reserve which can neither be distributed as dividend nor considered as deferred income। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमें बता दिया कि अगर हमें
प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, यही चीज मैंने पूरा लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो ये बात को लिखना कोई बड़ा बात नहीं है, अगर तुम लोग मतलब कंसेप्ट को समझ गए हो तो अपने हिसाब से लैंग्वेज करके लिख ही सकते हो या फिर पॉइंट पॉइंट करके भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर क्या बोला है, इन द गिवन केस, ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही लिखना चाहिए इसका आंसर। पहले हमें बोलना पड़ेगा कि AS12 हमें क्या बताता है, जिस बारे में क्वेश्चन दिया है। तो ये प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, तो बाकी ग्रांट के बारे में मत बताओ, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट क्या होता है वो पूरा बता दो। फिर यहाँ पर क्या बोला है, द सब्सिडी रिसीव्ड इज नाइदर इन रिलेशन टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट नॉर इन रिलेशन टू रेवेन्यू। तो इसका मतलब ये जो सब्सिडी मिला जो पहले दिया हुआ था वो ना तो हमारा कोई रेवेन्यू रिसिप्ट है ना तो कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए। दस इट इज इनएप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सिंस दे आर नॉट अर्न्ड बट रिप्रेजेंट एन इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट रिलेटेड कॉस्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का कोई इनकम नहीं है कि हम लोग इसको पीएल में दिखा दे। द करेक्ट ट्रीटमेंट इज टू क्रेडिट द सब्सिडी टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट जब मिलता है तो हम लोग को एंट्री क्या करना पड़ता है, बैंक टू कैपिटल रिजर्व। क्योंकि करेक्ट जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि सब्सिडी जो भी मिल रहा है या फिर ग्रांट जो भी बोलो, ये हम लोग को कहां पर दिखाना है, कैपिटल रिजर्व में दिखाना है। देयरफॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिजायर्ड बाय द कंपनी इज नॉट प्रॉपर। तो कंपनी जो ट्रीटमेंट करना चाह रही है, पीएल में दिखाना चाह रही है, ये कभी भी सही नहीं है, नॉट प्रॉपर। ठीक है, अच्छा फिर बस इतना ही होगा और तो कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर और तो कुछ नहीं होना चाहिए, हम लोग को यही पूछा था। ठीक है, हैविंग फुलफिल्ड ऑल द कंडीशन द कंपनी ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़ इन कैपिटल। अच्छा, ये वाला जो हम लोग को बताया है ना यहाँ पर, ये एक्चुअली क्या बताया है, देखो यहाँ पर हम लोगों को बोल रहा है कि ग्रांट सब्सिडी मिला है 20% द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला है, और उसी जो वो जो 20% मतलब उनका जो भी टोटल कैपिटल आउटले था, जैसे मान लो अगर 1 करोड़ था तो उस पर 20% इनको रिसीव हुआ है और उससे इन्होंने फिक्स्ड एसेट खरीदा है। और बाकी पैसे से ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग इसको क्या करेंगे, इनकम दिखा देंगे। 10 करोड़ तक का जो मतलब गवर्नमेंट ग्रांट मिला है ऐसे बोल के इनकम दिखा के हम लोग इस अपने लॉस को राइट अप करेंगे, पीएल में इनकम दिखाएंगे, पीएल को बढ़ा देंगे। तो ये ट्रीटमेंट जो है गलत है, दो ग्रांट नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा मैंने गलत रीड कर लिया, यहाँ पर बोला है हैविंग फुलफिल्ड ऑल द कंडीशन अंडर द स्कीम द कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़ इन कैपिटल एसेट रिसीव 10 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट इन जैन 2002 द कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस रिसिप्ट एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू। अगर हम लोग ये दूसरा मतलब हम लोग ये अगर ऐसे दिया हुआ रहता, मान लो ऊपर का पॉइंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये वाला पॉइंट भी दिया है, फिर भी इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत होता। क्यों गलत होता? क्योंकि अगर फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए किसी को ग्रांट मिल रहा है गवर्नमेंट का, तो वो कभी भी उसे पीएल में नहीं दिखा सकता है। ठीक है, उसका दो ही ट्रीटमेंट होता है, या तो उसे वो डेफर्ड इनकम की तरह दिखा सकता है या फिर वो अपने फिक्स्ड एसेट के वैल्यू से रिड्यूस करके दिखा सकता है। वैसे यहाँ पर तो स्टार्टिंग में प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का ही बात हुआ है, तो इसका मतलब इनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये गलत हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन से जो भी ग्रांट हमें मिल रहा है तो उसका हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो हमारा कैपिटल रिजर्व होगा, रिजर्व सरप्लस में उसे हमें दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली रहता है एएस में, तो तुम लोग को तब लिखना पड़ेगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो इसमें और कुछ बाकी नहीं है, सारा इलास्ट्रेशन से हम लोग का कंप्लीट हो गया, 1 से लेके और यहाँ 8 तक। एक बार चेक कर लेते हैं हम। ये सभी हो। हम्म सारा ही कंप्लीट हो गया और कुछ भी बाकी नहीं है। ठीक है, फिर आज एक काम करते, इतना ही करते, नया और कुछ स्टार्ट करने जैसा टाइम तो है नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा ये स्टार्ट करेंगे, ये हम लोग यहाँ तक ही कर रहे हैं, कंप्लीट भी हो गया है। ठीक है।